देखो बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कोई पूछे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और उन फैक्टर्स एट विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। जनरली वो फैक्टर क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट, टाइम, इन सब पे। ठीक है ना? आवाज क्लियर आ रही ना बेटा? यस सर। तो देखो बेटा, हम चूंकि ऑलरेडी आप लोग रैंकर बैच में हो तो लिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हम देखिए इस पे नोट से पढ़ा रहे हैं, उसमें सब पूरा समझा देंगे आपको। देखो ये दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे नोट्स। यस सर। बोलो। यस सर। तो देखो भाई, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we mainly study rate of reaction and factors which can change rate of reaction. केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखिए पहले हमने इनलिस्ट किया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस को हिंदी में कहते हैं तत्कालिक वेग। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव मास क्या होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ, रेट इक्वेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना इनिशियल रेट मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटेल में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये जितना हमने इधर पढ़ा इसको समराइज यहाँ पे करेंगे मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, आर्रेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, इतना हम लोगों को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। तो देखो भाई, सबसे पहले रेट। देखो बेटा रेट क्या होता है? रेट एक जनरल टर्म है। आपके सामने कोई चेंज हुआ, पक्की बात है उस चेंज में कोई टाइम लगेगा, तो जब हम चेंज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेट। जैसे एक पर्सन पोजीशन ए पर है, पोजीशन बी पर गया,
इसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 10 सेकंड का टाइम लिया, तो इसके चलने का रेट क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो व्हाट इज रेट? चेंज ऑफ एनीथिंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट. तो व्हाट इज रेट? आपके सामने कोई चेंज हुआ, उसमें कुछ टाइम लगा होगा, जब आप चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेट. तो रेट एक जनरल टर्म है, आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर लो. जैसे आपने देखा होगा पंखे में आरपीएम होता है, 400 आरपीएम, तो इसका मतलब उसके चलने का रेट 400 पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 400 रोटेशन करेगा. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती है. यानी केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन. ठीक है ना? तो जो जनरल डेफिनेशन थी रेट की, उसमें एनीथिंग की जगह वर्ड क्या यूज कर दे? कंसंट्रेशन. वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन. तो कोई पूछे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, that is called rate of reaction. Clear बेटा? बोलो भाई. यस सर. कोई दिक्कत हो तुरंत बोलिएगा. चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. फॉर्मूला क्या बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन का? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम. कंसंट्रेशन को हम लोग किस यूनिट में लेते हैं? मोल पर लीटर. नीचे टाइम, तो यूनिट क्या हुई? मोल पर लीटर पर टाइम. और अगर गैसियस स्टेट है तो मोल पर लीटर किससे रिप्लेस हो जाता है? प्रेशर से. तो मोल पर लीटर की जगह क्या लिखोगे? एटीएम. तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम या एटीएम पर टाइम. ठीक है? फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. देखो, जो रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर अलग अलग होता है. हम लोग को 0 ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर पढ़ना है. लेकिन देखो, चाहे रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकेंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता. ये ध्यान रखिएगा. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो चाहे 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर टाइम, या गैसियस स्टेट है तो एटीएम पर टाइम. फिर देखिए क्या लिखा है. वी नो दैट, आप सबको मालूम है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है. और आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो किसके होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन. और यहां पर ये ध्यान रखना, कौन सा कंसंट्रेशन? जो रिमेनिंग होता है. जिस मोमेंट का रेट आपको निकालना है, उस मोमेंट पर जितना रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा उस पर रेट डिपेंड करता है. जैसे आप इसको ऐसे समझो, आप 500 रुपए लेके मार्केट गए, आपने 200 रुपए का कोई सामान खरीदा, बताओ कितने रुपए बचे? कितने रुपए बचे? 300. अब आप कोई दूसरी शॉपिंग करोगे तो किस पे डिपेंड करेगा? 500 पे कि 300 पे? 300 पे. हमेशा याद रखना,
रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग पढ़ते क्या लॉ ऑफ मास सेक्शन में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और रिएक्टेंट। कौन सा एक्टिव मास? रिमेनिंग, यानी जो उस मोमेंट पर बचा हुआ है। तो देखो भाई, लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो देखो, जैसे ये रिएक्शन है A टू B, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम A घट रहा है, B बढ़ रहा है। तो अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक्टिव मास वर्सेस टाइम ग्राफ खींचे, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम A का एक्टिव मास डिक्रीज करेगा। अब चूंकि फॉरवर्ड का रेट किस पे डिपेंड करेगा? A के एक्टिव मास पे। एक्टिव मास A का घट रहा, तो फॉरवर्ड का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत इसमें? सर। अब आइए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। देखो, एक्टिव मास ऑफ बी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बी का एक्टिव मास बढ़ेगा। ये कोई एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अब देखो, बैकवर्ड का रेट किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव मास ऑफ बी पे। बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, तो रेट भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा। तो देखो भाई, फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेट डिक्रीज कर रहा है। बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेट इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज वाले को सिंबल क्या देते हैं? निगेटिव। इंक्रीज वाले को सिंबल क्या देंगे? पॉजिटिव। तो देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? निगेटिव। प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउएवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में हो या प्रोडक्ट के टर्म्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम होती है और पॉजिटिव होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या प्रोडक्ट के टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन निगेटिव होगा, प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू रिएक्टेंट के टर्म्स में हो या प्रोडक्ट के टर्म्स में ऑलवेज पॉजिटिव और सेम। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाउएवर magnitude of rate of reaction in terms of reactant and product will be same and positive. ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब देखिए, अब देखिए हेडिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है। देखो, इंस्टेंटेनियस का दूसरा नाम क्या होता है? तत्कालिक वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षणिक वेग। जैसे सपोज आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आवाज आ रही ना बेटा? यस सर। यस सर। आप Yes. बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपने स्पीडोमीटर पे नजर डाली, स्पीडोमीटर रीडिंग बता रहा 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए भाई, स्पीडोमीटर क्या बता रहा है आपको? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. जिस स्पीड से आपकी स्कूटी चल रही है, वही स्पीड वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? हार्डली सेकेंड। तो वो क्या? इंस्टेंटेनियस रेट है। तो याद रखो बेटा, जिस रेट के मेजरमेंट में टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत कम होता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। देखो ये लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन which involve very small time in the measurement of rate of reaction, ठीक है ना, known as instantaneous rate of reaction। तो देखो बेटा, जिस रेट के मेजरमेंट में टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज करिए आपकी स्कूटी एक स्मॉल टाइम डीटी में, आपकी स्कूटी एक स्मॉल टाइम डीटी में बेटा आपकी स्कूटी एक स्मॉल टाइम डीटी में मान लीजिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? dx। स्मॉल टाइम dt में डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? dx। तो dx अपॉन dt क्या कहलाएगा? Instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस रेट या स्पीड, ठीक है। Yes. लेकिन सपोज करिए आपने कार से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, टाइम लगा आपको 2 आवर, तो बताओ कार की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। 50 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. बोलो ये क्या है? Sir, ये average. Average. एवरेज है। तो याद रखो, जिस रेट के मेजरमेंट में टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज्यादा होता है, यानी जिसमें टोटल टाइम लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम। Yes, sir. टोटल को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो Yes, sir. अगर टोटल टाइम dt डेल्टा टी में डिस्टेंस कवर हुई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या कहलाएगा? कौन सा रेट होगा? Average rate. एवरेज। Average. rate. समझ में आ Average गया? Yes, sir. Yes, sir. बस 2 लाइन याद Yes, रखिए, sir. जिस रेट के मेजरमेंट में टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, dx बाई dt। स्मॉल टाइम dt में कंसंट्रेशन में चेंज हुआ dx, तो dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर आपने टोटल चेंज लिया है, टोटल टाइम लिया, यानी टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज का Average मतलब rate. टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब आपसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा, Yes, sir. बताइए एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है कैसे? तो अगर आप एवरेज से इंस्टेंटेनियस में जाना चाहते हो तो जो टाइम आपका है, टोटल टाइम, Small. उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, यानी किधर ले जाना पड़ेगा? टूवर्ड्स जीरो। Yes. तो अगर डेल्टा टी टूवर्ड्स जीरो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं dt, और अगर डेल्टा टी टूवर्ड्स जीरो जाएगा तो चेंज भी तो टूवर्ड्स किधर जाएगा? जीरो। Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? dx, और dx अपॉन dt क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी आपसे बोले एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, क्या करें? तो आप बोलोगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी टाइम को मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि जब टाइम का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, तो एवरेज रेट का नया नाम क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। Rate. कोई बेटा दिक्कत? बता sir. दीजिएगा अगर जहां कोई दिक्कत हो आपको।
No, वैसे sir. होगी No, नहीं। sir. फिर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ये हेडिंग, मेथड टू राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, हम लोग काइनेटिक्स में कौन सा रेट पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं पढ़ते। कौन सा पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। Rate. तो देखो, मेथड टू राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी, जैसे ए टू बी, आपको इसके लिए क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी, यानी डिसअपियर होगी। इसकी क्या होगी? अपीयर होगी। तो मान लीजिए स्मॉल टाइम dt में ए का एक्टिव मास कितना डिक्रीज किया? डीए। बी का एक्टिव मास कितना इंक्रीज किया? DB. डीबी। तो माइनस डीए अपॉन dt बोलो क्या कहलाएगा? The rate of decrease of reactant. रेट ऑफ डिसअपियरेंस Disappearance of ऑफ reactant. ए। और प्लस डीबी बाई dt क्या कहलाएगा? The rate of appearance of B. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी? Yes, sir. देखो, यहाँ पर माइनस लिया और यहाँ पर प्लस लिया, क्यों? Okay, sir. वो विथ A decrease रिस्पेक्ट टू हो जाएगा. टाइम वो decrease हो रिएक्टेंट रहा है। डिक्रीज कर रहा, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा। Decrease. Increase हो रहा है। तो देखो बेटा, ये आपकी रिएक्शन है ए टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए डिक्रीज करेगा, बी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए स्मॉल टाइम dt में ए कितना डिक्रीज किया? डीए। बी कितना इंक्रीज किया? डीबी। तो माइनस डीए बाई dt को हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। A. प्लस डीबी बाई dt को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी B. और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। B. अब जरा देखिए, बोलो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बेटा? Yes, sir. इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है? Sir, 1. इसकी कितनी है? 1. इसका मतलब क्या है? अगर ए का 1 मोल खर्च होगा तो बी का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। बनेगा। कोई दिक्कत? बनेगा। तो या तो 1 सेकेंड में अगर ए का 1 मोल खर्च होगा तो बी का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। इसका Yes, क्या sir. मतलब है? Yes. ए के डिक्रीज होने का रेट और B बी के के formation इंक्रीज का होने का फॉर्मेशन का रेट क्या रेट होगा? अपीयर होने का Same है। रेट सेम है। माइनस डीए अपॉन dt इक्वल टू प्लस डीबी DB by अपॉन dt। dt। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? स्टेटमेंट, अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है, अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो। क्लियर? अब जरा दूसरी एग्जांपल देखिए, 2a gives 2b। यहां पर भी देखो स्टाइकियोमेट्री बेटा सेम है। Yes, sir. इसको क्या पढ़ोगे? Minus DA by DB. DT. इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, Yes, sir. A। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। देखो यहाँ पर भी स्टाइकियोमेट्री क्या है? सेम। ये क्या कह रहा? सेम। 1 सेकंड में अगर इसका 2 मोल खर्च होगा तो इसका 2 मोल बनेगा। Yes, यानी इसका रेट ऑफ बनेगा। डिसअपियरेंस, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सेम। Same. सेम होगा। ठीक है ना? यस सर। इससे क्या पता चला? पहली वाली एग्जांपल से और दूसरी वाली एग्जांपल से, अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है, 1 है, 2 है, 3 है, डजंट मैटर, अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर। Equal होगा. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. तो देखो बेटा, 2a gives 2b, तो रेट, अभी ये नहीं देखो, अब इसको देखो केवल। ठीक है बेटा? अब अगर इसको देखो,
A gives 2B, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या हुआ? बोलते जाओ बेटा। माइनस dA/dt dt और फॉर्मेशन क्या हुआ? प्लस dB/dt। प्लस का क्या dB ये upon इक्वल dt। है? नो सर नो सर, नहीं क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक स्टाइकियोमेट्री अलग सेम अलग नहीं है। नहीं स्टाइकियोमेट्री सेम नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। 2A gives 3B minus dA/dt dt is प्लस equal to प्लस dB/dt, का dB/dt। क्या ये सेम है? नहीं है। नो नो सर, तो इस अभी जितना डिस्कशन किया उससे क्या क्लियर हुआ? अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। बराबर हो जाएगा। यस सर। बराबर यस होगा। सर। लेकिन ध्यान रखिए, अभी मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात की, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं की। यस सर। अभी मैंने पीछे बोला था ना, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में हो चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में हो, ऑलवेज पॉजिटिव। केमिकल वैल्यू हमेशा सेम होती है और पॉजिटिव होती है। यस सर। रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या होगा? माइनस। माइनस प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा? प्लस। पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव सेम पॉजिटिव और रहेगी, सेम। पॉजिटिव। देखो बेटा, अब यहां पर देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं है, ठीक। अब अगर हमें इनमें इक्वेट करना है तो क्या करें? यहाँ स्टाइकियोमेट्री क्या कह रही है? एक ए से 2B बने एक ए से दो ए एक ए का से दो बी 1 बने। मोल खर्च होगा तो बी का 2 मोल प्रोड्यूस होगा, यस सर। यस सर, हाँ, यानी बी के बनने का रेट डबल है डबल है ए के। ए के घटने का डबल है। यस सर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/2 dB/dt dB/dt यस इक्वल सर। टू माइनस माइनस dA/dt। dB/dt। यस dA/dt। ठीक है ना? यस तो सर देखो बेटा, यस सर, जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस को 1 मोल के लिए डिफाइंड करते हो या रेट ऑफ फॉर्मेशन को 1 मोल के लिए डिफाइंड करते हो तो उसका नया नाम क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहां पर इक्वल नहीं है ना, नो सर बोलो। नो नो सर सर तो जब स्टाइकियोमेट्री डिफरेंट होगी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा, ठीक। लेकिन हमको क्या मालूम है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम, दोनों की सेम होती है। तो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस को या रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करना है, तो आप क्या Yes, करिए? 1 मोल के लिए डिफाइंड करिए। यस तो सर जब यूनिक वैल्यू के लिए डिफाइन करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो देखो यहाँ पर 1 मोल था, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन 1 ही मोल के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ये रेट ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए है? 2 मोल 2 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए करना हो तो क्या करें? 2 से डिवाइड करेंगे, यस सर तो ये आ जाएगा 1/2 dB/dt। यस यस सर, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली इसमें आइए, इस वाले में देखो, ये माइनस dA/dt क्या रेट ऑफ रिएक्शन है? सेकंड वाले नो नहीं है, नहीं सर क्योंकि ये 2 मोल के लिए डिफाइंड है। यस सर 1 2 मोल के लिए डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? इसको Divided रेट ऑफ by two. रिएक्शन बनाना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय Half 2 इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो क्या करेंगे? तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्री से। इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, कितने से डिवाइड करें? सर 2 से 1/2 से और इसको करना है तो मल्टीप्लाई 3 से 3 से कितने डिवाइड। से डिवाइड 3 से करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड सर समझ में आ गया? यस सर यस सर, यस सर। आप देखिए जरा नोट्स, देखो 2A gives 2B माइनस dA/dt क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस प्लस dB/dt क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये दोनों क्यों सेम होगा? क्यों सेम होगा? क्योंकि स्टाइकियोमेट्री सेम है। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। नो सर अब अगर इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, देखो 2 से डिवाइड कर दिया, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है 2 से डिवाइड कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आपको बनाना हो, अगर स्टाइकियोमेट्री 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन है,
और अगर 1 नहीं है तो डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ देखो A gives 2B माइनस DA/dt प्लस dV/dt सेम नहीं है, लेकिन देखो ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है, ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ लेकिन ये रिएक्शन कितने मोल के लिए डिफाइंड है? तो 2 मोल के लिए। ये 2 रेट मोल ऑफ के लिए रिएक्शन है, No. नो सर। नहीं No, कहलाएगा। sir. नहीं नहीं तो नहीं इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। Yes, sir. यस सर। यहाँ पर देखो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितने मोल के लिए डिफाइंड है? 2 के लिए, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। ये 3 मोल के लिए डिफाइंड है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। नहीं इसको है। रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड, रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड। देखो बेटा ये रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन है इसलिए निगेटिव है, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए पॉजिटिव है, और न्यूमेरिकल वैल्यू positive। हमेशा सेम। रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव। सुनो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या होता है? माइनस, प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होता है? प्लस, Positive। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज सेम, पॉजिटिव और क्या एंड होता है? सेम। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, तो अब Yes, देखो sir. हमने 4 एग्जाम्पल ली, कौन कौन सा? देखो इसको हमने फर्स्ट बोला, ये फर्स्ट है, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड थी, ये आपकी थर्ड थी, ये आपकी फोर्थ थी। तो डिस्कशन से क्या रिजल्ट निकला? फर्स्ट और सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड में स्टाइकियोमेट्री क्या है? सेम। बोलो बेटा, है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। याद क्या रखोगे? अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। देखो यही बात लिखी है इसमें, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर if stoichiometry is same then rate of reaction is same, sorry, rate of disappearance और rate of formation same। फिर Same। देखो फिर क्या लिखा? पहली एग्जांपल देखो, इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है, इसकी 1 है, तो 1 है तो बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का नया नाम क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। जब स्टाइकियोमेट्री 1 होती है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का नया नाम रेट Rate ऑफ of रिएक्शन, रिएक्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन का नया नाम रेट Rate of ऑफ reaction। रिएक्शन। Reaction. क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन। यस कोई सर, क्लियर है। दिक्कत? नो सर। नो सर। फिर अब आइए आप फर्स्ट सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ आइए। अगर स्टाइकियोमेट्री डिफरेंट है, देखो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ये लिखा है, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इट इज क्लियर if stoichiometry is different then rate of disappearance or formation is not equal to rate of reaction। रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो जब स्टाइकियोमेट्री 1 से डिफरेंट होगी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलोगे। तो अब अगर कोई आपसे पूछे स्टाइकियोमेट्री 1 से डिफरेंट है, जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, क्या करें? सर स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है स्टाइकियोमेट्री से। स्टाइकियोमेट्री से Divide। डिवाइड। तो देखो ये लिखा है, टू कन्वर्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन इनटू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? यस सर। तो अब आपको देखो 2-3 पॉइंट इस डिस्कशन में याद रखना है। पहला, अगर स्टाइकियोमेट्री सेम है जैसा कि एग्जांपल 1 और 2 में था तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर। क्लियर? दूसरा Yes, sir. पॉइंट, अगर स्टाइकियोमेट्री 1 है
जैसा कि पहली एग्जांपल में था। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का नया नाम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन का नया नाम रेट ऑफ Rate of रिएक्शन। reaction. फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या कह रहा, अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिफरेंट है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसे केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, उसकी स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड। रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर हो रहा ना? Yes, Yes, sir. sir. अब चलिए, Yes, sir. अगर क्लियर हुआ तो थोड़ा पेन कॉपी भी यूज करिए अपनी। Yes, चलिए, sir. Yes, sir. ये एक जनरल रिएक्शन है, N1A प्लस N2B gives M1C प्लस M2D। चलिए, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। चलो एक ही टर्म से बोलो, माइनस DA/DT क्या कहलाएगा? So rate of disappearance of A. क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. तो बोलो क्या करें? So 1 N1 upon divided N by by N1. N1 multiply. तो 1 अपॉन N1 कर देंगे। अब बोलो ये क्या है? Rate of reaction. सिमिलरली माइनस DB/DT क्या है? Rate of disappearance of B. क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? No, sir. No, sir. कब होगा? 1 upon N2 multiply. अब बोलो ये पूरा गोले के अंदर क्या है? Rate of reaction. Rate of reaction होगा. A के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में? B के terms. terms में. B किसी के टर्म्स में। रेट ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू Same होगी. बराबर. सिमिलरली DC/DT क्या है? Rate of appearance of C. Rate of appearance of इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है। M1 से divide by M1. अब ये पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इसके बराबर हो गया। DC/DT क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, DD by इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, M2 से डिवाइड कर दिया। Divide कर देंगे। तो D का होगा ना? हाँ D, सॉरी हाँ, D का. ठीक। तो Yes, sir. अगर आपको एक रिएक्शन दी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करोगे? रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस, प्रोडक्ट के टर्म्स में प्लस, स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड। कोई दिक्कत? No, sir. देखो यही चीज यहाँ पर है, ये जनरल इक्वेशन लिखी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस, प्रोडक्ट के टर्म्स में प्लस, स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. जरा फटाफट ये 5 एग्जाम्पल लिखी हुई है। चलो कम से कम पहला और ये दोनों का लिखो। बोलो क्या होगा, ऐसे ही बोलो आप। Minus dN2 by dt. N2 by dt Minus by Is equals to minus minus 1 by dH2 by dt dH2 by into dt 3. DNS3 by dt equal to 1 by 1 by 2 dNS3 by dt. dNH3 upon dt. कर लोगे ना? Yes. देखो अब बोल रहे हैं, समझ। माइनस DN2 by dt इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 by 3 DH2 by dt इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1 by 2 dNH3 by dt। कोई दिक्कत? No, sir. SO2 वाला बोलो। Minus Minus 1 by 2 dSO2 by dt is equals to minus minus DO2 by dt is बराबर equals to plus plus 1 by 2 1 by 2 dSO3 by dt. upon dt. कोई दिक्कत किसी को? नहीं No, sir. No, sir. अब यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो देखो ये वाला रेट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना? ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये जो कंपैरिजन है ये तभी ट्रू है
जब कंसंट्रेशन किसमें हो, मोल पर लीटर में, या फिर मोल हो। ये जो कंपैरिजन, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना हम लोग, ये केवल तभी ट्रू है जब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो, मोल पर मोल पर लीटर। लीटर। मोल पर लीटर हो या मोल। अगर ग्राम मोल। में दिया है तो ये कंपैरिजन Conversion। पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सर एटीएम में दिया है सर पार्शियल प्रेशर। हाँ, एटीएम में तो कर सकते हैं, यस सर। ग्राम में होगा तो नहीं करेंगे। ओके सर। क्लियर? सर एटीएम वाले को मोल पर लीटर से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, ठीक सर। तो ये एक पॉइंट अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना। देखो ये लिखा हुआ है मैंने, एबो कंपैरिजन इज ओनली पॉसिबल, यानी ये जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा वो तभी सही है जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की किसमें हो, मोल या मोल पर लीटर में, ग्राम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्राम में है या ग्राम पर लीटर है तो कंपैरिजन करने के पहले उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेना। करना आता है? यस सर। ग्राम से मोल में जाना है, क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, और मोल से अगर ग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना? यस सर। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जरा लिखो क्वेश्चन, या इसको लिख लो जरा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। फॉर द रिएक्शन करिए इसको। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो। लिखो जरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या होगा, बोलो भाई। सर 8/4/4। अरे Yes, sir. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलो यार। ओके सर, -1/4 dNH3/dt इक्वल टू minus 1/5 DO2/dt 1/5 DO2/dt इक्वल टू plus plus 1/4 DNO/dt 1/4 DNO इक्वल टू 1/6 DS2O/dt। dt। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो। चलो आप बताओ, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, ऐसे ही बताओ जरा। अगर हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन x मोल पर लीटर पर टाइम है, क्लियर भाई? यस सर। तो बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया x के फॉर्म में क्या होगा? सर 4x। क्या हो जाएगा? 4x। 4x। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? सर 5x। 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 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या होगा? सर 4x। 4x। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा? 6x। 6x। तो अब इसी को एक जनरलाइज कर लें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
और रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होता है? n टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज n? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. Coefficient. कर लोगे? Yes. तो ये याद रखना कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस n टाइम्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ फॉर्मेशन n टाइम्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पर n क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब आइए जरा अपने क्वेश्चन में. पहला देखो क्या पूछा है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO. बोलो कैसे डिनोट करेंगे? D प्लस में D अपॉन dt. बोलो आपको DNO दिया है. Yes, sir. देखो यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज. Yes, sir. 8 into 10. इंक्रीज का 8 into मतलब 10. क्या होता है बेटा? चेंज. 8 into 10 की पावर -3. टाइम कितना लगा? 4 हो जाएगा. 4 second. आंसर बोलो. 2 into 10 की power -3. यूनिट बोलो. Mole per Per liter. liter per liter per Moles per liter second. per time. अब फटाफट सबके आंसर आप बता दो. बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 5 into 10 to the power -4. Yes, sir. इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर दें? 4 रेट से. ऑफ रिएक्शन मतलब 1/4 DNO by 4 dt. से डिवाइड हो. तो 2 into 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 4. 5 into 10 की पावर -4. कोई दिक्कत? नो सर. अब फटाफट आंसर बताते जाओ. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा? 2 into 10 to the power -3. रेट ऑफ रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से. 4 से. बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 10 to the power -2. इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से. फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन. 2.5 into 10 हाँ वो is सॉल्व हो जाएगा. अब बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से. हो जाएगा आप क्वेश्चन? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर. पक्का? चलो अब जरा इस क्वेश्चन को करो जरा. आपके पास ये रिएक्शन है बेटा. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. आपको दिया है रेट ऑफ disappearance of SO2 is 1.28 into 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड. Find rate of formation of SO3. करिए. Also find rate of reaction. करिए. So formation of SO2 आएगा 2 into 10 to the power -5. -5 और rate of reaction 10 raised to the power -5. Yes sir. रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा? 2 into 10 to the power -5. कैसे किया? मैंने मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया इसको. पहले इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया ना. और वॉल्यूम को 1 लीटर मान लिया. नहीं वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं. खैर चलो. कितने से डिवाइड किया? 64 से. कितना आ गया ये? 2 into 10 power -5. ये क्या आया?
Formation of SO3. Formation of SO3. ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 है। यस सर, तो सेम ही वही इक्वल हो जाएगा। होगा। सेम हो जाएगा। क्योंकि स्टाइकियोमेट्री सेम है यस सर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी यही हो जाएगा। यस सर। लेकिन Yes, कब sir. होगा? जब यूनिट मोल पर लीटर हो। आप ग्राम Yes. वाले को नहीं कर सकते हो। Yes. वहाँ चलो पे same आप अगर हमने मान लो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ग्राम पर सेकंड में पूछा होता तो आंसर क्या होता? इंटू मोलर मास कर देते SO3 का। मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? 80 से। यस यस सर। यस सर। समझ गए ना? यस सर। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 10 to the power minus 5. 10 raised to the power minus 5. 2 से डिवाइड कर दें, यस यस सर। हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन Yes. अभी आपको क्लास के बाद हम इसका असाइनमेंट शेयर कर देंगे, ठीक है? यस स्क्रीनशॉट Yes. ले लेते हो आप लोग कि नहीं? ले लेते। Yes, sir. यस सर। तो ये जो पेज पढ़ा रहे हैं ना उसके स्क्रीनशॉट ले लेना थ्योरी के। सर थ्योरी का PDF शेयर करवा दीजिएगा अगर हो पाए तो। यस सर। नहीं बेटा ये गलत बात है। उसमें क्या होगा ना, आप PDF के भरोसे रह जाओगे। तो जितना पढ़ाए उतना आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे खुद लिखो। मेरे को शेयर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कामचोरी करने लगते हो। तो जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप स्क्रीनशॉट लेके आप ऑनेस्टली से अगर आप उसी दिन अपनी कॉपी में उतना नोट कर लोगे ना तो आप देखोगे चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो फिर आप करोगे नहीं। और आप लोग की वैसे भी लिखने की आदत खत्म हो जाती है। तो जितना लिखोगे ना आप उतना आपको चीजें क्लियर होंगी। यस सर। नहीं, हमें को PDF देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप PDF बोलोगे हम PDF दे देंगे। सर आज वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ ना, फटाफट ले लो। ओके सर, ओके दिखा सर। दीजिए। ओके। ये पहले, एक मिनट, ये पहले पेज का ले लो। यस सर। आप मेरे पे विश्वास करो, आप इसको जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप सेम डे लिखना, तुम खुद फील करोगे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छी आ रही हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखना कि विद इन 24 आवर जितना मैंने आज पढ़ाया 12 बजे रात के पहले अगर उसको प्रॉपरली अपने कॉपी में नोट कर लिया, आप देखोगे आपके दिमाग से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हो गया ये? यस सर। यस सर। अब इसको करो। कर लिया? यस सर। इसको Yes, sir. करो। कर लिया? Yes, sir. इसको कर लो। आप लोग बेटा कानपुर में रहते हो कि बाहर रहते हो? बाहर है। बाहर रहते हैं। कानपुर में कुछ sir. बाहर है सर। चलिए हो गया है बेटा। यस सर। Yes, sir. ये वाला ले लो। अभी देखो हम आपको असाइनमेंट की शीट के आराम से शेयर करा देंगे। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना इंस्टेंटेनियस वाला, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन उसमें है। तो अभी मैं शेयर करा दूंगा, आप उससे क्वेश्चन कर डालिएगा। ओके सर। ठीक, जैसे देखो मैं तो ये शीट ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है? ऑफलाइन में अभी नहीं हुई है, लेकिन कर देंगे मंडे को। ओके सर। उसको मैं शेयर करा दूंगा ना। जी सर। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको।
recipe cookbook. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 9। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, देखो ये दिया हुआ है। क्या पूछा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो उसी यूनिट में पूछ रहा है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम देखते हैं स्टाइकियोमेट्री सेम है, यूनिट भी सेम दिख रही, तो हम लोग इसी पे टिक लगा देते हैं। ठीक है ना? लेकिन सही आंसर क्या होगा? पहले इसको हम लोग 64 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और फिर 80 से क्या करेंगे? Multiply. ठीक है ना? मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? नो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 4, 6, 7 ये तीनों करना है अभी आपको। हो गया? Seventh question छूट गया. बोलो बेटा, 6 क्वेश्चन हुआ। Yes sir. Yes sir. आंसर First option. First option. यहाँ बेटा स्मॉल m का मतलब क्या है? मोलैरिटी बेटा वो थोड़ा गलत है, कैपिटल M होना चाहिए। अब बोलो क्या मतलब इसका? Concentration here. Rate of appearance. मोल पर लीटर में मोल दिया पर हुआ लीटर है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है ना, Yes sir. Yes sir. यानी हम कंपैरिजन करने के लिए फ्री है ना। है। Yes sir. बोलो भाई, Yes, sir. आपको क्या दिया है? DNO दिया हुआ है। बोलो DNO कितना है? 5.2 into 10 to the power minus 3. DT कितना दिया है? 100 seconds. 100 seconds. डिवाइड कर दिया DNO by DT, क्या आ गया? 5.2 into 10 power minus 5. Appearance 5.2 into 10 की पावर कितना हो गया? Minus 5. 5. आपको क्या चाहिए? Four रेट से ऑफ divide. रिएक्शन कितने से डिवाइड करोगे? 4. इसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आ गया? 1.3 into 10 power minus 5. 7th बोलो। D option. Third D. अब बेटा हमें मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। क्या कह रहा? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल एंड B इज हाफ। नहीं, ये नहीं करना है ना, ये तो अभी नहीं करना है। तो C हो जाएगा ना? अभी पढ़ाया नहीं, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4th बताओ, 4th बताइए। देखो क्या रिएक्शन लिखी है? 2A plus B
गिव्स A to B. देखो पहला ऑप्शन किसके A और B के C रिस्पेक्ट होगा थर्ड में, ऑप्शन थर्ड होगा। तो क्या दिख रहा है? A का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, A का रेट ऑफ डिसअपियरेंस B का क्या है? डबल है। बोलो। यस सर। या B का रेट ऑफ डिसअपियरेंस A का आधा है। कौन सा आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यस सर। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखिए इस हेडिंग को, मेथड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट व्हेन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी होगी, क्लियर? आपको देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा। N2O5 के रेट टर्म्स में रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है, NO2 के टर्म्स में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, O2 के टर्म्स में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। कह रहा K1 K2 K3 में रिलेशन बताओ। फिर से समझो बेटा, आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपियरेंस दिया है, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। कह रहा K1 K2 K3 में रिलेशन बताओ। K1 K2 K3 को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। कर लोगे? देखो क्या करोगे, जरा फटाफट कॉपी निकालो, लिखो पहले इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, स्टेप फॉलो करो। राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/2 dN2O5/dt equal to 1/4 dNO2/dt equal to dO2/dt. इसमें कोई दिक्कत बेटा? नो सर। पहला स्टेप हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। दूसरा क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट गिवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फॉर्मेशन इन द अबव रिएक्शन। रखो बेटा 1/2 माइनस dN2O5/dt क्या है? K1N2O5। बोलो ये 1/4 K2N2O5 इक्वल टू K3N2O5। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। नो सर। N2O5 कॉमन हटा लीजिए, क्या रिलेशन आया? K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K2/4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? K3। अब मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम बोलो कितना होगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कर No, लोगे sir. ऐसे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। केवल पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अगर आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना है, तो आप इन स्टेप को फॉलो कर लीजिए। जरा फटाफट क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए जरा। चलिए 135 करिए। 135 करिए।
सर सेकंड ऑप्शन बी. सेकंड ऑप्शन. सबका आ रहा? यस. भाई कोई ऐसा है जिसका नहीं आ रहा? बोलो. सेकंड होगा सर. सबका आ रहा ना? यस सर. यस सर सेकेंड आ रहा है. सेकंड है. किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. चलिए 136 जरा सॉल्व करिए. ये रेट ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चन है. 136 करिए. वन 136 करिए. सर बी. आ रहा सबका? यस सर बी. बेटा हमको आंसर मालूम नहीं है, आप बताओ. सर बी. बी सर. सबका आ रहा? सेकंड ऑप्शन. किसी का कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं आ रहा? किसी का कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं आ रहा? नो सर. नो सर. चलिए No, अब sir. हम करते हैं, आप मैच करिए. देखो इन्होंने क्या बोला. नो सर. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H प्लस माइनस DH प्लस अपॉन DT दिया हुआ है. कितना? 10 की पावर 7. यूनिट बोलो. मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H प्लस इन द ड्रॉप टू डिसअपियर. DT पूछा है. तो DH प्लस बता, एक ड्रॉप में था कितना? ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेन. देखो H प्लस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रखनी है. 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल कितने में है? 0.05 में. तो 1 ml में कितना हुआ? डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. कितना आया ये? 0.3. कितना आएगा? 6 into 10 power minus 2. आ रहा सबका? यस सर. अब इसको यहाँ रख दो. It is. क्या आंसर आया? 6 into 10 power minus 9. सबका आ रहा ना? यस सर. यस सर. कोई डाउट किसी को? No. No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जरा. ले लिया? Yes.
ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बेटा बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझा दे रहे, वैसे आपको ये सब आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन बताओ बेटा किसने दिया था? Gulberg. गिवन बाय गुलबर्ग एंड बॉगे। Okay. और ध्यान रखिए हम लोग 4 तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो याद रखो लॉ ऑफ मास एक्शन 0 ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबको मालूम है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to active mass of reaction। कौन सा एक्टिव मास? जो बचा हुआ है। बचा हुआ है। Remaining वाला. रिमेनिंग एक्टिव मास। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है? हायर इज द एक्टिव मास, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ये वाली रिएक्शन है, 2 पर्सन एक्स और वाई करा रहे हैं। एक्स ने 10 मोल पर लीटर से स्टार्ट किया, वाई ने 20 मोल पर लीटर से स्टार्ट किया, तो वाई वाले का रेट एक्स वाले से ज्यादा होगा। क्लियर बेटा? यस हायर इज द एक्टिव मास, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। और ये ध्यान रखिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक आइडियल अप्रोच है। क्लियर बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन एक आइडियल अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रेट उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग इस वक्त हमसे कनेक्टेड हो। क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, ना sir. हम आपको देख पा रहे हैं ना आप हमको देख रहे हैं। हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। हमारी आइडियल अप्रोच क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। Yes, sir. ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलो Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइडियल अप्रोच हमारी क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे होगे, कोई फालतू के दूसरे काम नहीं कर रहे होगे इस वक्त। क्लियर बेटा? Yes, sir. तो उसी तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको ऐसे सोचो, आप मोबाइल लेके इस वक्त पढ़ रहे हो। बोलो Yes, sir. आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, घर में हो तो देख रहे होंगे, तो उनकी आइडियल अप्रोच क्या होगी? बेटा पढ़ कोचिंग रहे पढ़ रहा है, यही तो होगी ना। Yes, sir. पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तो आप जानते हो। ठीक बेटा? तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक आइडियल अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। अब कर रहा है या नहीं कर रहा वो तो एक्सपेरिमेंट करने पे पता चलेगा। क्लियर? तो देखो जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट है तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ए पर डिपेंड करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्टिव मास ऑफ ए। अगर 2 रिएक्टेंट है तो रेट इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। तब बोलो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अगर 3 है तो बोलो यार। एक्टिव मास Active mass of Active mass of A into B B into into C. C. active mass of B into active mass इंटू of C. सी। अब देखो एक ही रिएक्टेंट है लेकिन स्टाइकियोमेट्री 1 से डिफरेंट है। 2A गिव्स प्रोडक्ट है,
इसको ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस A गिव्स प्रोडक्ट? बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो ये इससे अगर कंपेयर करें तो A की जगह देखो A लिखा हुआ है, लेकिन B की जगह भी क्या लिखा है? A। इस B की जगह A लिखोगे तो A इंटू A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब स्टाइकियोमेट्री 1 से डिफरेंट होती है तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? पावर में। अब जैसे ये Na गिव्स प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? रेट प्रोपोर्शनल किसके होगा? A की पावर n के। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सबको ये लिखना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए जरा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है, देखिए ये जो आपने ये लिखा ना, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। तो देखो क्या लिखा है, रेट इक्वेशन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, आपने उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, क्या लिखा? रेट इक्वेशन। ठीक है ना? वो क्या होती है? आइडियल रेट इक्वेशन होती है, थियोरेटिकल रेट इक्वेशन होती है, जिसमें ये माना जाता है कि जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रेट उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअल रेट यानी एक्सपेरिमेंटल रेट आइडियल जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं दिया है, कोई रेट लॉ नहीं दिया है, कोई क्लू नहीं दिया है, और आपसे कह रहा रेट लॉ बताओ, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन वाले को आइडियल वाले को एक्चुअल मानकर आंसर लगा देना। फिर से समझिए, जो रेट इक्वेशन आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते हो वो आइडियल रेट इक्वेशन होता है। एक्चुअल रेट इक्वेशन वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको एक रिएक्शन दी है, कह रहा बताओ इसका रेट इक्वेशन क्या होगा, कोई आपको एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं दिया, कोई निकालने का क्लू नहीं दिया, लेकिन आंसर देना है, तो आप आइडियल वाले पर टिक मार दीजिएगा। समझ में आ गया? यस सर। अब जरा देखो, आपसे कह रहा ये रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, आपसे कह रहा इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? A into B. सुनो यार, देखो बेटा, नन ऑफ सुनो, जब इक्वेशन A और B के फॉर्म में हो, जनरल इक्वेशन हो, एक्चुअल इक्वेशन ना हो, आपसे रेट इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चारों ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन नन है टिक मार देना। ठीक है ना? देखो भाई, तो बता रहा हूं, रेट इक्वेशन बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं लिख सकते। एक्चुअल रेट इक्वेशन बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के आप नहीं लिख सकते। क्लियर? लेकिन अगर जनरल इक्वेशन है, ऑप्शन में नन नहीं है, लेकिन आंसर देना है, तब आप लॉ ऑफ मास एक्शन वाले पर टिक कर दीजिए।
जैसे ये इन तीन नन नहीं होता, आपको इन्हीं तीनों में एक चुनना होता तो आंसर सेकंड। समझ गए? यस सर। समझ गया सर। तो रेट इक्वेशन, या इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट इक्वेशन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जनरल इक्वेशन ए और बी में लिखा है, एक्स और वाई में लिखा है, तो कभी भी हम, अगर हमें जनरल इक्वेशन दी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है या रेट इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखना, अगर नन है तो टिक कर देना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन बिना एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मॉलिक्युलरिटी तो सर बता सकते हैं सर? हाँ, मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 = 2। ठीक है सर, ओके। फिर समझिए, अगर आप देखो, अगर ये रिएक्शन दी है 2NO + O2 gives 2NO2, ये एक्चुअल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर आपको रटा होना चाहिए। ऑर्डर रटा है तो रेट इक्वेशन लिख लोगे, इसमें तो आप नन पे नहीं जाओगे। लेकिन अगर ये जनरल इक्वेशन है, अगर बेटा जनरल इक्वेशन है, समझिए पॉइंट को, अगर जनरल इक्वेशन है a + b गिव्स प्रोडक्ट लिखा है, x + y गिव्स प्रोडक्ट लिखा है, ऑर्डर पूछा जाए या रेट इक्वेशन पूछा जाए, ऑप्शन में नन नहीं है, अगर नन है तो आंसर टिक कर देना नन। लेकिन अगर ऑप्शन में नन नहीं है लेकिन हमको आंसर देना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से आंसर दे दीजिए। समझ में आया? यस सर। बोलो। यस यस सर। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। फॉर ए रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ बी को फिक्स रखा गया, ए को डबल किया गया, कह रहा नया रेट बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होगी? रेट इक्वेशन। बोलो इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी? तो वैसे तो नहीं बना सकते, लेकिन बनानी है तो बनाएंगे। देखो, इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑप्शन में नन है? नहीं। नहीं है। ऑप्शन में देखो चारों ऑप्शन लिखा हुआ है, तो हमें आंसर देना ही देना है। यस सर। तो आंसर देना है तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या लिखोगे? रेट। बोलो रेट क्या होगा? ठीक। अब देखो जो कह रहा कर दो। क्या कह रहा है? ये बी कांस्टेंट है, ए को डबल कर रहे हैं, बी को फिक्स रख रहे हैं। बोलो ये क्या हो गया? 4 पहले से कितने टाइम्स? 4 टाइम। आप कब निकाल पाए? लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से। अगर इस ऑप्शन में नन लिखा होता तो बेस्ट आंसर क्या होता? नन। क्योंकि आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है। इफेक्ट देखने के लिए क्या चाहिए? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट रिजल्ट चाहिए, वो तो दिया नहीं है। तो और नन ऑप्शन में नहीं है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जाना पड़ेगा। और अगर नन ऑप्शन में होता तो टिक किसको करते? नन को। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। तो देखो बेटा, ये पॉइंट, ये पहले स्क्रीनशॉट लिया इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर।
इस पॉइंट को एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखते हैं वो आइडियल रेट इक्वेशन होता है, थियोरेटिकल रेट इक्वेशन होता है, एक्चुअल रेट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। आइडियल जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं दिया है, ऑप्शन में नन नहीं है, आंसर देना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाले पे टिक कर दीजिएगा। क्लियर? यस सर। फिर हेडिंग डाल Yes, है sir. रेट लॉ और रेट इक्वेशन। व्हाट इज रेट लॉ? देखो ये आपके पास ये रिएक्शन थी, ये प्रोपोर्शनलिटी थी। जैसे ये देखो रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट, जैसे देखो ये है A गिव्स प्रोडक्ट है, तो बोलो भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्टिव मास ऑफ। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इस K का पहला नाम क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? Yes, sir. रेट की, तो इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट का दूसरा नाम वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? और ये जो इक्वेशन बनी यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ। अब डेफिनेशन बताओ रेट लॉ का क्या हुआ? ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट and active mass, that is called rate equation. Clear? यस सर। तो कोई पूछे what is rate law? Relation between rate of reaction, rate constant and active mass is known as rate law. जरा बताओ इसका क्या रेट लॉ होगा? रेट बराबर होता है K into A into B। प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे, कांस्टेंट। और ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन के, ठीक है। तो देखो बेटा, व्हाट इज रेट लॉ? रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट लॉ। जैसे देखो ये रिएक्शन है, तो रेट लॉ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू ए। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन। K को क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी। अब जैसे ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट लॉ क्या होगा? K इंटू ए इंटू बी। फिर देखिए इस वाले में रेट लॉ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? K इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसमें क्या होगा? K इंटू ए स्क्वायर। इसमें क्या होगा? K इंटू ए की पावर n। ये पांचों रेट लॉ किसके अकॉर्डिंग लिखा गया? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहीं पर देखो डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बता रहे हैं। अगर आपको एक रिएक्शन दी है, उसका रेट लॉ दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन in the experimental rate equation or given rate equation is known as order of reaction. यानी इससे क्या पता चल रहा? अगर आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो क्या चाहिए होगा? रेट इक्वेशन।
रेट इक्वेशन बिना एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में नन नहीं है तो आंसर देना है तो किसके अकॉर्डिंग लिख लोगे? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के। पावर का सम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे बोलो इक्वेशन 1 का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट। 1 इक्वेशन 2 का One. ऑर्डर? 1 इक्वेशन 2 का? 2 2 इक्वेशन 3 का? 3 इक्वेशन 4 का? 2 इक्वेशन 5 का? 10 ये कब है? जब ऑप्शन में लॉ ऑफ नन मास नहीं दिया नहीं है। दिया होगा। नहीं दिया। तो अगर आपको एक रिएक्शन दी है, क्लियर, अगर आपको एक रिएक्शन दी है, आपको उसका रेट लॉ, जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, आपको इसका रेट लॉ दिया K into N2O5, कह रहा ऑर्डर बताओ, बोलो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। 2। 2 नहीं बेटा, 1। अच्छा हाँ सर ठीक है। रिएक्शन दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल ही है। आपको रेट लॉ दिया हुआ है बेटा, ठीक है? जी जी सर। और देखो ये एक्चुअल इक्वेशन है, अगर एक्चुअल इक्वेशन है, नन नहीं Yes, sir. दिया है, नन ऑप्शन में नहीं है, तो भी आप लॉ ऑफ मास तो law of एक्शन mass यूज नहीं action। करोगे। आपको याद होना चाहिए ऑर्डर क्या होगा इसका। अभी हम लोग जो first इसीलिए order फर्स्ट होती है। सेकंड थर्ड में हम लोग एग्जाम्पल रटेंगे। यस सर। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपको एक रिएक्शन दी है, उसका रेट लॉ दिया है, अगर दिया है तो हमेशा उसको क्या मानना है? एक्सपेरिमेंटल, चाहे जनरल इक्वेशन हो चाहे एक्चुअल हो। अगर एक रिएक्शन दी है, चाहे इक्वेशन जनरल हो या एक्चुअल, रेट लॉ दिया है, रेट लॉ को क्या मानोगे? एक्सपेरिमेंटल, पावर का सम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर अगर एक जनरल रिएक्शन दी है, कोई रेट लॉ नहीं दिया है, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑप्शन में नन नहीं है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लॉ लिखो, पावर का सम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा, कंडीशन आपसे बोला जाएगा एक रिएक्शन है, बताओ उसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होगा? कंडीशन व्हेन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब जीरो देखो, ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अरे सुन तो लो बेटा, आप देखो ये हमने जनरल इक्वेशन ली, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लॉ क्या हुआ? कि ए की पावर है। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होगा? मैथमेटिक्स क्या कहती? जब ए की पावर n 1 हो। कोई दिक्कत? नो। अब इसमें देखो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन बनी। एक वेरिएबल क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप n बराबर 0 ले लो, यस सर। तो a की पावर 0 पे लो बेटा, क्या हो जाएगा? 1। रेट किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप एक्टिव मास 1 ले लो, तो 1 की पावर n क्या होगा? 1 होगा। तो दो कंडीशन है जब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो याद रखो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन आइदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 और concentration of reactant is 1 mole per liter। याद रहेगा? यस सर। तो दो कंडीशन। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है कब? जब एक्टिव मास 1 मोल पर लीटर होता है। देखो बेटा,
अगर एक्टिव मास 1 मोल पर लीटर है तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हुआ। तो आपको यहां पर एक स्टेटमेंट याद रखना है, जब एक्टिव मास 1 मोल पर लीटर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का नया नाम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट कांस्टेंट का नया नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? सेम। याद रहेगा? बोलो। इसी कंडीशन में सर ऐसे काम है स्पेसिफिक। अगर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, तो कोई नया नाम नहीं। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है, किस कारण? एक्टिव मास 1 मोल पर लीटर के कारण, इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन का नया नाम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का नया नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्लियर बेटा? तो इस पे अटेंशन पे करिए। अब आइए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सबको निकालना आता है। nth ऑर्डर का जनरल फार्मूला याद रखिए। बोलो भाई, nth ऑर्डर का रेट लॉ क्या था? nth ऑर्डर का रेट लॉ बोलो। के ए की पावर एन। की पावर एन। के का फॉर्मूला क्या हुआ? रेट अपॉन ए की पावर एन। बोलो, रेट की यूनिट क्या होती है? तो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। पर सेकंड। मोल पर लीटर पर टाइम। पर सेकंड नहीं, पर टाइम। यस सर, पर टाइम। तो के की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर टाइम। और नीचे बोलो एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पावर एन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1। टाइम इनवर्स। क्लियर? और अगर गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट है तो मोल पर लीटर किससे रिप्लेस होगा? एटीएम। अब यूनिट क्या होगी? एटीएम लीटर। एटीएम लीटर कहां से आ जाएगा बेटा? तो देखो भाई, ये दो फार्मूले याद रखिएगा। nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फार्मूला मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर की पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स, या एटीएम की पावर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। अब आप इसमें n बराबर 0 1 2 3 रख के यूनिट निकाल लो। यस यस सर। सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
अब बेटा आवाज आ रही? यस सर, आ रही सर। Yes, यस sir. सर। यस सर आ रही है। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा क्या पूरा ही हो गया था। अब स्क्रीन आ रही? यस सर, स्क्रीन आ रही सर। यस सर। अब जरा देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? बोलो। मोल पर लीटर पर सेकंड। पर टाइम। और जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। पर लीटर। क्लियरली क्या दिख रहा है? रेट और रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? सेम। सेम हो। अब जरा देखो ये 2-3 स्टेटमेंट। फ्रॉम एबो डिस्कशन इट इज क्लियर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो बेटा, रेट कांस्टेंट के की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। चाहे रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा सेम, मोल पर लीटर पर टाइम या एटीएम पर टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। फिर देखो, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? सेम। कोई पूछे क्यों? सेम। क्योंकि जीरो ऑर्डर, ये nth ऑर्डर है, n बराबर 0 रख दोगे तो ये हट जाएगा, रेट लॉ क्या हो जाता है? रेट बराबर के। फिर देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, आपसे ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड नहीं करता? तो याद रखो, रेट कांस्टेंट 3 बातों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब बेटा होता है फिजिकल स्टेट से, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से। बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन गैस में होती है सॉलिड में? गैस में। गैस में। तो गैस का रेट कांस्टेंट हाईएस्ट होता है, सॉलिड का लोवेस्ट होता है। फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब पार्टिकल साइज से होता है। आप सबको मालूम है, पार्टिकल साइज रिएक्टेंट का जितना छोटा होगा, रिएक्टेंट अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ज्यादा। तो पाउडर्ड फॉर्म में वाले का रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया। दूसरा टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। और तीसरा आपका है बेटा कैटालिस्ट। तो देखो 3 फैक्टर हैं जिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। बोलो कौन कौन सा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। एकदम रट जाना चाहिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। फिर देखो, फिर पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता? तो देखो, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वेसल के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट 3 बातों पे डिपेंड करता है, 4 बातों पे डिपेंड नहीं करता। बोलो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। किस पे डिपेंड नहीं करता? प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टाइम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ये क्या लिखा है, हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन 7 पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ऑल द 7 फैक्टर एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 नहीं है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, -1 है, -2 है, -3,
तो रेट ऑफ रिएक्शन सातों पे डिपेंड करेगा। सातों का मतलब बोलो, सातों कौन कौन सा? Nature of reactant, temperature of reagent, pressure, volume, pressure, volume of vessel, concentration and catalyst, time. nature of reactant, time. ठीक है बेटा, तो याद रखो रेट कांस्टेंट तीन बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी चार बातों पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ वेसल और टाइम। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सातों पे डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिए स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो बोलो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या होगा? इक्वल होगा के रेट कांस्टेंट, रेट इक्वल टू के होता है। तो रेट केवल उस पे डिपेंड करेगा जिस पर के करता है, और के किस पे करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। तो ये स्टेटमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate of reaction only depend upon those factors at which rate constant depend, क्योंकि rate constant के बराबर है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। तो अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो रेट लॉ किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल उन पे डिपेंड करेगा जिन पर रेट कांस्टेंट करता है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। तो देखो बेटा इस डिस्कशन से क्या पता चला? इस डिस्कशन से ये पता चला कि रेट कांस्टेंट के और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दो अलग चीजें हैं। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर टू डिफरेंट थिंग। और इससे क्या पता चल रहा? अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा, बोलो रेट कांस्टेंट किससे चेंज होगा? टेम्परेचर से। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर से चेंज हुआ, तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन से चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वेसल से चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर से चेंज हुआ, कैटालिस्ट से चेंज हुआ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से चेंज हुआ, तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। तो ये सब पॉइंट एकदम रट जाने चाहिए कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग चीजें हैं। अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा, यानी किससे चेंज होगा? टेम्परेचर से, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से, या फिर कैटालिस्ट से, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सर्टेनली चेंज होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन सर अगर रेट हाँ बोलो। प्रोडक्ट अगर बोला जाएगा तो उससे चेंज होगा? ना रिएक्टेंट से ना प्रोडक्ट से। फिर देखो, नहीं सर, रिएक्शन सर, रेट ऑफ अगर रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर से चेंज हो रहा, कंसंट्रेशन से चेंज हो रहा, वॉल्यूम से चेंज हो रहा, टाइम से चेंज हो रहा, तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट से चेंज हो रहा, नेचर ऑफ रिएक्शन से चेंज हो रहा, टेम्परेचर से चेंज हो रहा, तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। तो कोई अगर पूछे वो, हेलो आवाज आ रही बेटा? यस सर, यस वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर दोनों डिपेंड करता है? सर नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और नेचर ऑफ कैटालिस्ट। रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। क्लियर? यही बात लिखी है। अगर रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो सर्टेनली रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट वाले फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन से कॉमन है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है।
ठीक है बेटा, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सर इससे पहले वाले का नहीं लिया था। ले लो।